डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम लाए हैं सैंपल पेपर, यानी जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है टोटल हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का। अभी तक आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था। यदि नहीं हुआ है तो मैं एक एक करके फिर से बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो आपके लिए मैं सैंपल पेपर लाया हूं, और सैंपल पेपर में ये है ओसवाल का मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का हम बताने जा रहे हैं। उसके पहले भी आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है कि आपका बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। उसी प्रकार से आप जैसे सैंपल पेपर बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है राहत मिल जाएगी बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको जरूरी है सैंपल पेपर बनाना, जो कि मैं 1 बाय 1 टोटल बताऊंगा। उसके बाद भी मैं आपको जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज से आपका स्टार्ट हो जा रही है जो है सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो है 20 मार्क्स इसमें मैथमेटिक्स में, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं, उसमें 20 मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल से होगा, और 80 मार्क्स जो होगा आपका जो है रिटेन होगा। रिटेन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैं बताता हूं एक एक करके। जैसे देखिएगा, यहां पर जो है मैथमेटिक्स में, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या है कि आपका 5 सेक्शन में क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। 5 सेक्शन कौन होगा? ए बी सी डी ई ऐसे रहेगा। उसमें से सेक्शन ए का बात करते हैं। सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए के ए में जो होगा आपका इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। उसमें से आपका 1 से लेकर 18 क्वेश्चन जो होगा, 1 से लेकर 18 आपका एमसीक्यू होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा, और उसमें से कह देगा कि बताइए इसका एक ऑप्शन क्या है। फिर है कि 19 और 20 ये भी सब का सब ये क्या है, 1 मार्क्स का है, लेकिन ये क्या रहेगा, एसर्शन और रीजन से रहेगा। एसर्शन और रीजन में क्या होगा, कह देगा कि उसमें आपका 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी। ए में रहेगा एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। फिर बी में ये रहेगा एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तीसरा ये रहेगा एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फिर ऐसा रहेगा एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ऐसा 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। आपको देखना है उसमें क्या होगा। तो ये आपका 2 मार्क्स का यहाँ पे होगा, जो कि 1 मार्क्स का होगा, यानी 119 और 120 मिला जुला कि यहाँ पर 18 और 2 कितना हुआ, 20 क्वेश्चन होगा। और 20 क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, इस क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मिला के यहाँ से आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन जो बी होगा, यहाँ पे जो है 21 से लेकर 25 नंबर क्वेश्चन तक होगा, जो कि आपका बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि जितने भी प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर मिला जुला के कितना हुआ, 5 क्वेश्चन हुआ। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स का जो है आपको पूछा जाएगा सेक्शन बी से। सेक्शन सी में थोड़ा सा जो है ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट था, ये वेरी शॉर्ट था, लेकिन ये उतना शॉर्ट नहीं रहेगा, ये भी शॉर्ट रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है ज़्यादा। तो ये जो होगा इस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। जितने भी प्रश्न होंगे एक एक प्रश्न 3 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होगा 6 इंटू कितना, 3 इक्वल टू कितना हो गया, 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी जो होगा 32 से लेकर 35 तक होगा, जो कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा, और ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। हर एक प्रश्न जो है 5 मार्क्स के होंगे। 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के सबको होंगे। तो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपका 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होगा, 32, 33, 34 और 35 4 क्वेश्चन होगा। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो मिला जुला के यहाँ पर 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना हुआ, 20 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। कहाँ से, तो सेक्शन डी से। अब सेक्शन ई में, सेक्शन ई के जो क्वेश्चन होगा वो आपका केस बेस्ड स्टडी का होगा, यानी केस स्टडी बेस्ड होगा। कहने का मतलब ये है जो भी आप व्यवहारिक यूज करते हैं डे टू डे लाइफ से, ठीक है, ये पहले नहीं दिया जाता था। 2000 जो है 18 से ऐसा प्रावधान बना, और 2019 से ऐसा पूछा जाने लगा
कि जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि जो डे टू डे लाइफ से आपका टर्म है जुड़ा हुआ है उन चीज़ों को रखा जाता है, आपका फिगर दिया जाएगा और उसी से जो है आपका क्वेश्चन अराइज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका टोटल जो एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा। 4 का डिवाइड किस प्रकार से होगा, जैसे 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 रहेगा, एक मान लीजिए फिगर दिया हुआ है, इसमें 3 आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसमें पहला जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा, उसके जस्ट नीचे वाला भी 1 मार्क्स का होगा, लेकिन उसके सबसे नीचे जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 1 1 2 और 2 कितना हुआ 4, यानी एक क्वेश्चन का जो सब पार्ट होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो ये सब 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 3 क्वेश्चन को टोटल मिला के हम बात करेंगे तो ये 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है एक सेक्शन से, एक जो है एक क्वेश्चन में, और इसका सब पार्ट कितना है 4 मार्क्स का है, तो 4 × 3 कितना हो गया 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? तो मिला जुला के आप देखिए इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि हो गया ABCD और E, तीनों को ऐड कीजिएगा तो इनको ऐड करने के बाद आपका जो टोटल मैक्सिमम स्कोर होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा, वो आपका 80 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है, आप समझ गए हैं 80 मार्क्स से यहाँ पर पूछा जाएगा। अब क्या है आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है जो सैंपल पेपर में तैयार किया गया है, मैं आपको बता दूं विशेष करके CBSE के लिए क्लास 10th के लिए जो मैथ में जो होता है ज़्यादा मैक्सिमम जो बुक बिकने वाला सैंपल पेपर के लिए होता है वो 3 बुक्स बिकते हैं, एक तो अरिहंत है, दूसरा है ओसवाल और तीसरा है एडुकार्ड। लेकिन हमको लगता है ज़्यादा मैक्सिमम जो आपको हूबहू कई बार पूछा जाता है तो आपको ओसवाल से पूछा जाता है, इसीलिए हम ओसवाल को लाए हैं। तो ओसवाल को हम बताते हैं कि जैसे सैंपल पेपर 1 में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन हो गया सेक्शन A के लिए। टोटल चीज़ें मैं वही चीज़ बताऊंगा, इसको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देख सकते हैं ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया सेक्शन A से, ये हो गया सेक्शन B से, ये हो गया आपका सेक्शन C से, देख सकते हैं ये आपका सेक्शन C हो गया, ये हो गया आपका सेक्शन D से, और इसके बाद आपका हो जाएगा सेक्शन E से। सेक्शन E से आपका यहाँ पर जो है 12 मार्क्स का होगा, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपका कितने मार्क्स का होंगे 4 जैसे देखिए ये 38 है, इसका जो सब पार्ट 3 ठो है 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 इसका तीसरा के और भी बना सकता है, ये वाला नहीं तो ये वाला, तो यहाँ पर ये जो होगा आपका 1 मार्क्स का होगा, ये 1 मार्क्स का होगा, ये क्या होगा 2 मार्क्स का होगा, तो मिला जुला के यहाँ पर 4 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 3 क्वेश्चन है तो 12 मार्क्स का है, तो टोटल मिला के यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 38 दिखाई पड़ने वाली है CBSE बोर्ड का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, जो कि आपको हम 1 बाय 1 जो आपको अभी क्वेश्चन दिखाए दोस्तों बच्चों, तो यहाँ पर जो है 1 बाय 1 इसको हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और जो भी डाउट है बिल्कुल पूछिए, और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आपके लिए हम लाइव क्लास लेंगे और आपकी आज़ादी होगी, आपको जितना डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, जो कि यही क्वेश्चन को हम जो है इसको टाइपिंग करवाए हैं 1 बाय 1 बनाने के लिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सैंपल पेपर है क्लास 10 का CBSE बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल PX पासेस थ्रू द पॉइंट्स -6 0 0 -30 4 -20 एंड 6 0, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। आपके लिए मैं ग्राफ बना दिया जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगा। तो ये कहता है ग्राफ जो है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है, जो कि ये पॉइंट से गुजर रहा है -6 0, फिर 0 -30, फिर गुजर रहा है 4 -20, उसके बाद 6 0 से गुजर रहा है, पास कर रहा है। ये ग्राफ है, आपको देखने से ही पता चल रहा है इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को ये दो जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है ये बना रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जितने बार ये जो है एक्स एक्सिस को कट करेगी उतना ही उसका जीरोज होगा। तो यहाँ जीरोज क्या है 2 है। जीरोज मैं बताया था कि यहाँ पर जब भी कोई
ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करे या टच करे तो वो उसके लिए क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है ग्राफ एक्स एक्सिस को कई जगह टच कर रहा है, 2 जगह, तो इसका जीरो 2 ही है। ये सब जो है सारी चीजें ये जीरो नहीं है। एक्स एक्सिस को कई जगह काट रहा है या फिर कई जगह क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, तो वैसी स्थिति में वो क्या कहलाता है, जीरो। तो यहां पर 2 जीरो है, तो जीरो का जो होगा 2 चीज आपको मिल गया। क्या मिल गया, एक तो हो गया ये, इसके इस पॉइंट के लिए ये है और दूसरा के लिए ये। बाद बाकी यहां पर जो है ये सब काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में को कट नहीं कर रहा है, ना तो जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ना तो ये जो है टच कर रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही होगा। आपको पहले से पता है। आपको मैं बता दूं, यहां पर पूछ रहा है कि बताइए द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैं आपको पता होना चाहिए जिससे कोई पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात चल रहा है, x² + 5x + 6 है या कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, कि इसका वैल्यू टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा वही इस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाता है, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज कहलाता है। वो चीज़ें यहाँ पर रख देंगे तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू देखना है और किसी का वैल्यू नहीं देखना है। x का वैल्यू होना चाहिए और y का वैल्यू तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y का वैल्यू कहाँ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए y का वैल्यू कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि बात चल रहा है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, इसका मतलब y बराबर क्या इक्वल टू क्या होता है, जीरो। और कोई पॉइंट जो है y एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में है तभी पता होगा जब y का वैल्यू जीरो होगा। तो देखो जीरो किस में है, इसमें और इसमें है, इसलिए यही दोनों पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस में है। और एक्स एक्सिस में जो x का वैल्यू होगा वही इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उसी पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, वो जीरोज कहलाएगा। यानी ये दोनों वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रख देंगे, इसका यदि हम पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब यहां पर देखना है एक्स का वैल्यू क्या हो। देखिए ये होता है एक्स और ये क्या होता है, वाई। आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना, इसको बोलते हैं अबसिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे -6 क्या है आपका, अबसिसा है, और 0 क्या है, ये आपका ऑर्डिनेट है। उसी प्रकार 6 यहाँ पर अबसिसा है, जबकि ये क्या है, ऑर्डिनेट है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे 2 ही पॉइंट है, तो 2 ही आंसर होगा। और दोनों में जो एक्स का वैल्यू होगा, जो वही जो है एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पर जो है एक्स का वैल्यू क्या क्या है, एक है आपका 6 और दूसरा क्या है, -6। तो इसका 2 जीरोज हो गया, एक हो गया 6 और दूसरा हो गया -6। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, यानी 6 और -6 कहां पर है, तो इसमें है -6 और 6। इसका मतलब हुआ ए का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, डी है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा, द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, जबकि दिया हुआ है 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 आपका दिया हुआ है इक्वेशन। क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक दिया है 3x - ky = 7 और दूसरा है 6x + 10y = 3। 2 इक्वेशन है। आप कहता है उसमें कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। आपको पता होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन यदि निकलता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं आता है, जिसका नो सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में 2 चीजें आती है, एक होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर जो होता है कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर दूसरा जो होता है, दूसरा आपका होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन जैसे देखिए 2 लाइन का जो है 3 कंडीशन हो सकता है। 3 कंडीशन क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि पहला तो चाहे तो दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरा का पैरेलल होगा, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो है एक दूसरे क्या होगा, वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। और तीसरा क्या है, एक के ऊपर एक, मतलब एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन हो गया। ये 3 कंडीशन ही 2 लाइन के लिए हो सकता है, कि जब भी 2 लाइन आप कहीं पर जो है प्रोड्यूस करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो दोनों लाइन चाहे तो पैरेलल होगा, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या फिर दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा, या फिर तीसरा कंडीशन ये भी है कि क्या करेगा, एक के ऊपर एक हो जाएगा, एक लाइन है उसी पे दूसरा हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। और इसको बोलते हैं जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट,
एट अ पॉइंट, एक जगह में क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी बोलते हैं। और ये जो होता है एक के ऊपर एक आ जाता है तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो होती हैं लाइन्स हो जाते हैं। ठीक है, तीन टाइप का लाइन आपको मिलेगा, तीन टाइप का लाइन का फॉर्म मिलेगा यदि दो लाइन को आप एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं किसमें जो होता है सॉल्यूशन होगा और किसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर यदि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए या फिर टच कर जाए तो वो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो है बहुत जगह टच कर रहा है, क्योंकि एक ही पर दूसरा लाइन है तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन है। लेकिन न तो टच करे और न इंटरसेक्ट करे, वैसी स्थिति में सोचिए कि वो क्या है, कि वो सॉल्यूशन नहीं है। ये चलेगा अलग तो ये चलेगा अलग, यानी कि कभी भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं लाइन तब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मिला जुला के ये जो हो गया नो सॉल्यूशन में आता है। और नो सॉल्यूशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको ही बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये दोनों में सॉल्यूशन हो गया, दोनों में सॉल्यूशन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों लाइन जो है ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। जबकि ये सॉल्यूशन नहीं हो गया, सिर्फ ये क्या पैरेलल लाइन, तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया कंसिस्टेंट, हो गया इनकंसिस्टेंट, चूंकि इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा। अब देखिए मान लीजिए दो लाइन है, एक लाइन जो है आपका ये है, उसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस क्या c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है a2x प्लस क्या है b2y प्लस क्या c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है। अब दोनों लाइन में यदि ये नो सॉल्यूशन का बात है तो इसका कंडीशन क्या होगा, ऐसे होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। और यदि ये यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया, इसका मतलब हो गया a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये कंडीशन हो गया। यदि ये कंसिस्टेंट आ गया, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ गया, तो ऐसी स्थिति में कंडीशन जो होगा क्या होगा, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, ऐसा कंडीशन होगा। ये जो है तीन लाइन की ये कंडीशन है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो गया, और जो ये अलजेब्रिक में ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट के लिए। तो इनकंसिस्टेंट आपको मैंने पहले बता दिया कि इनकंसिस्टेंट के लिए कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा, और इसका कंडीशन भी मैं आपको लिख दिया। इनकंसिस्टेंट के कंडीशन एक लिख दिया, पहले हम लिख देते हैं आपको क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक है 3x, फिर क्या है माइनस क्या ky इक्वल टू 7, और दूसरा है 6x, फिर क्या है प्लस 10y इक्वल टू 3। अब इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब इसको फ्लो करेगा, यानी कि ये दोनों इक्वल होगा, इसका रेशियो इक्वल होगा पहले, लेकिन बाद वाला इक्वल नहीं होगा। तो देखना है कि यहाँ पर क्या रखेंगे कि इक्वल होगा। तो देखिए पहले लिख दीजिए 3/6, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या रखेंगे बाद में, ये होगा नीचे 10 दीजिए, इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर जो है इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा -7 अपन क्या होगा -3। ठीक है, जैसे होता है ना कि जो कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। यदि इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 7 उधर है तो इधर लाएंगे क्या होगा -7। उसी प्रकार ये 3 है वो राइट साइड में है, उसको लेफ्ट में आएंगे तो क्या होगा -3 इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए ये हो गया क्या, a1 और ये हो गया a2, ये b1 तो ये क्या होगा b2, और ये हो गया c1 तो ये क्या हो गया c2। तो यहाँ पर देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कहाँ पर है, यानी ये जो है इक्वल नहीं है। ऐसे भी आप देख लीजिए, ये कुछ भी कर लीजिए तो इक्वल अभी देखने में ही लग रहा है नहीं है। अब देखिएगा कि ये दोनों को हमको इक्वल दिखाना है, यहाँ पर दोनों इक्वल दिखाना है। चलिए इसको छोटा कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है
तो 1/2, 2 मतलब है जितना ये है इसका ये दुगुना होगा, तो ये दुगुना है, तो दुगुना किसका दुगुना होता है 10, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है, ये साइन को देखिए, साइन पहले क्या दिया हुआ था उसको पहले लिख दीजिए, साइन जैसे इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, विद साइन लिखना था, हम सॉरी हम लिखने में मिस्टेक हो गया। अब कहिए इसको क्यों लिख दिए सर, तो हम बताए नहीं इक्वल टू हम 0 कर देंगे तो ये माइनस आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, और माइनस माइनस ये क्या होगा, कट भी जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है -5 क्यों दिए, -5 आपने देखा कि यहाँ पर इसका जो है 1/2 है तो इसको भी 1/2 लाना है, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस देना पड़ेगा, तो माइनस दे दिए। अब 5/2 ये दुगुना हुआ, लेकिन ये दोनों का दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या गया नेगेटिव, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पर देना होगा माइनस, क्या देना होगा, माइनस। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए। अब हो गया जा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 5 क्या होगा 10, और इसको काटिए क्या होगा 1/2। बताइए दोनों इक्वल हुआ, और ये इसको इक्वल नहीं है, ये 1/2 है, जबकि ये 1/2 के रेशियो में नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब हुआ 5 का जो वैल्यू है, 5 का देखिए ब्रैकेट में, जैसे माइनस तो है, ये है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में के जगह में क्या घुस गया, -5। तो वही पूछ रहा था के का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये जो दोनों इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो के का वैल्यू हमको क्या रखना है मेरे प्यारे, ये रखना है क्या, तो -5। ये के का वैल्यू -5 रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन घुमाया हुआ है, देखिए -5 भी और क्या है 5 है, तो इसको याद रखिएगा। इसके लिए क्या करना होगा, जो भी चीजें हैं उसको आप उतार दीजिएगा, प्लस है तो प्लस के ही टर्म में, माइनस है तो माइनस के ही टर्म में उतार दीजिएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं तो जहां छोड़ दीजिएगा आप फंस जाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा के का, वो हो जाएगा -5। दैट मीन्स जो 2 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ये जो है आपका स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, उस स्टेटमेंट को आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है। तो पहला है नंबर ऑफ सेकंड्स कैन बी ड्राउन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेकंड का मतलब आप लोग जानते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है सेकंड और दूसरा क्या है आपका टेंजेंट। तो सेकंड क्या है, कोई भी सर्कल को, एक सेकंड क्या होता है कि लाइन होता है, ये लाइन विच टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट, यानी कि एक लाइन क्या करता है, किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड कहते हैं। जैसे देखिए ये सर्कल है, ये एक लाइन पास कर गया, अब ये लाइन पास कर गया, ये सर्कल को कितने पॉइंट पे टच किया, इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पे, ये तो इसी का नाम होगा सेकंड। जब कोई लाइन, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स, जब कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पार्ट में जो है इंटरसेक्ट करता है, 2 जगह इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। ठीक है, इस लाइन का नाम हो जाएगा सेकंड। वहीं पर बात करते हैं टेंजेंट का। तो टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट इज आल्सो अ लाइन, टेंजेंट भी एक लाइन है जो विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट, यानी एक ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है जिस सर्कल को एक जगह क्या करता है, वो टच करता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट को बोलता है स्पर्श। स्पर्श मतलब समझ रहे हैं, छूना, टच करना। जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, सपोज कीजिए ये एक बॉल है, और इस बॉल को, ठीक है, ऐसे बॉल जो होता है राउंड होता है, ध्यान दीजिएगा, तो बॉल है, बॉल को ये जो एक लाइन है, ये लाइन इस बॉल को टच करेगा, सिर्फ टच करेगा, जिसको स्पर्श करना कहते हैं, नहीं कहते स्पर्श कर रहा है, तो सिर्फ टच करेगा, तो ये कहलाता है टेंजेंट। लेकिन ये बॉल को टच न करके इसको क्या करते हैं, अंदर चल जाए, है ना, इंटरसेक्ट कर जाए, तो क्या इंटरसेक्ट जब भी करेगा 2 पॉइंट पे करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड। तो यहाँ पर जो सिर्फ टच कर रहा है तो इसका नाम होगा टेंजेंट होगा। लेकिन यही चीज अंदर चल जाए, अंदर जो ही जाएगा इस सर्कल को 2 जो है पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब इसका टेंजेंट नाम हो जाएगा सेकंड। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे टेंजेंट क्या होता है और सेकंड क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए नंबर ऑफ 10 सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कहता है सर्कल के कोई भी पॉइंट से, सर्कल का कोई भी पॉइंट से हम जो है एक क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो ड्रॉ कर सकते हैं सेकंड। बिल्कुल ड्रॉ किया जा सकता है, एक पॉइंट है, इससे हम सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं। ये सही है, ट्रू है। ठीक है, Only one tangent can be drawn at any point on a circle। देखिए एक सर्कल है, सपोज कीजिए कि एक सर्कल है, ये सर्कल में
इस सर्कल में कहता है कि ओनली वन टेंजेंट, एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। क्या? एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल का कोई पॉइंट में, सर्कल का पॉइंट मान लो जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। बहुत सारे लाइन क्या ड्रॉ किया जा सकता है, मैं करके दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे जो एक लाइन ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा जो है यहाँ लाइन होगा, जो कि इसको हम यदि बढ़ा दे, आगे आगे बढ़ा दे तो इसका नाम सेकंड होगा। क्योंकि ये जो है इस सर्कल को, ये जो लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सारे के सारे क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा। इस सब का नाम सेकंड होगा। लेकिन यहाँ पर एक जो है, एक ऐसा भी लाइन होगा जो कि इस सर्कल को इसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे ये क्या करेगा? टच करेगा। ये अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ टच करेगा। और कितना? एक ही पॉइंट पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो कहता है कि ओनली वन टेंजेंट। कितना टेंजेंट हुआ यहाँ पर? एक ही टेंजेंट तो हुआ। कैन बी ड्राउन एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल का पॉइंट से, सर्कल में जो है बहुत सारा हम लाइन ड्रॉ कर दिए, इसको सबको क्या बोलेंगे? सबको सेकंड कहेंगे। लेकिन एक ऐसा भी लाइन होगा जो इस सर्कल को क्या करेगा? सिर्फ टच करेगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी अंदर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से अंदर नहीं जाएगा या फिर बाहर में ही नहीं रह जाएगा। बाहर में यदि रह जाएगा तो बाहर में रहने की बात ही नहीं है। क्योंकि पॉइंट जो है, कह रहा है पॉइंट कहां पर होना चाहिए? ऑन अ सर्कल, सर्कल पे ही होना चाहिए। और उस सर्कल पे लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन हम बहुत सारा ड्रॉ किए, लेकिन एक ऐसा लाइन हुआ जो इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ टच किया। और इसी टच, मतलब ये कितने ऐसे लाइन हुए? तो एक ही लाइन हुए, और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो वही कहता है कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्राउन फ्रॉम ऑन अ सर्कल। एक एट एन सर्कल, मतलब एक पॉइंट से, सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड, ए कोड इज ए लाइन, है ना। ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कहता है कोड भी क्या है? कोड आप लोग जानते हैं कि सर्कल का दो पॉइंट को क्या करता है? कि ज्वाइन करता है। तो वही कहता है कोड। कोड इज क्या है? एक लाइन है। लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन का एक टुकड़ा है, पार्ट है। ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, कहता है सर्कल का कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए कि पॉइंट ये ले लीजिए और दूसरा पॉइंट आप ये ले लीजिए। इस पॉइंट को दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये जो होता है लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का नाम है क्या? लाइन सेगमेंट का नाम है तो कोड। कोड का भी डिफिनेशन यही है। ठीक है, क्या डिफिनेशन है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू, क्या? टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो है दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? आपका कोड कहलाता है। यानी ये भी क्या है? सही है। ठीक है, थर्ड है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। ध्यान दीजिएगा, इसमें समझने वाली बात है कि यहाँ पर सर्कल का तीन सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। तीन सिचुएशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहला कि मान लीजिए एक सर्कल है ये, दूसरा सर्कल क्या है? ये, और तीसरा सर्कल है ये। ठीक है, सर्कल का अंदर का बात को एक पॉइंट लेते हैं। सर्कल का अंदर का एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है P। अब यहाँ पर जो है एक सर्कल में ही एक पॉइंट लेते हैं, उसका नाम क्या है? Q देते हैं। और एक जो है सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पॉइंट में, एक्सटीरियर मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर इसका नाम देते हैं क्या? R। ठीक है, पॉइंट है। ये है क्या? इनसाइड द सर्कल, ये है ऑन द सर्कल, और है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर में है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? तो यहाँ पर कोई भी, इस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब भी आप ड्रॉ कीजिएगा, टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगा। जितने भी लाइन होंगे, इस सर्कल को बढ़ा दीजिए आगे, वो क्या करेगा? इस सर्कल को क्या करेगा? कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और जब कोई भी लाइन कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको टेंजेंट नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसको सेकेंड कहते हैं। तो ये सेकेंड ड्रॉ किया जाता है, यानी कि सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, उससे हम एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बता दिया था पहले ही कि टेंजेंट किसको कहता है? जो सिर्फ क्या करे? एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करे, छुए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक भी जो है टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा यदि सर्कल के अंदर में कोई पॉइंट है। तो अब सर्कल में ही पॉइंट है, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सर्कल में कोई पॉइंट है, उसमें बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन जितने भी लाइन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपका सेकेंड कहलाएंगे। एक ही मात्र एक लाइन होगा जो कि सर्कल को उस पॉइंट
पे क्या करेगा वो, तो टच करेगा, और उसी टच को कहते हैं टेंजेंट। यानी कि सर्कल के में ऑन द सर्कल का बात किया जाए तो वो पॉइंट जो कि सर्कल में रहेगा तो एक ही टेंजेंट होगा जो कि उस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। यानी कि ऑन द सर्कल का बात करेंगे तो एक ही टेंजेंट पास करता है, फिर इनसाइड द सर्कल कहेंगे तो एक भी टेंजेंट पास नहीं करेगा। अब एक्सटीरियर पॉइंट यानी सर्कल के क्या है, बाहर में कोई पॉइंट है तो मतलब इस सर्कल को कितने पॉइंट पे जो है टच करेगा, तो कोई लाइन तो एक हो गया और दूसरा हो गया ये, दो ही जो है लाइन ऐसे होंगे जो इसका सर्कल को क्या करेंगे, टच करेंगे। ऐसे तो बहुत सारा लाइन पास कर जाएंगे, लेकिन सब जो अंदर में पास होगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। क्योंकि इस सर्कल को क्या करेगा, वो दो पार्ट जो है पॉइंट में इंटरसेक्ट कर देगा, तो वो सब क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। जबकि टच जो है सिर्फ दो ही लाइन करेगा, एक ये करेगा दूसरा ये, तो ऐसी स्थिति में जो होगा जब एक्सटीरियर पॉइंट हो का बात करेंगे तो सर्कल के लिए दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। यदि ऑन द सर्कल का बात करेंगे तो एक पॉइंट पे क्या होगा, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पास करेगा। यदि इनसाइड सर्कल का बात करेंगे, सर्कल के अंदर में, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उसमें जो है एक भी नहीं, यानी कि नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट इनसाइड अ सर्कल। सर्कल के अंदर में यदि कोई पॉइंट है तो उससे हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ को नहीं कर सकते हैं। और ये क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स, नहीं, टू टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इनसाइड के जगह में क्या लिखते था, एक्सटीरियर पॉइंट, क्या कहता था, एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, न कि इनसाइड अ सर्कल। यानी कि यही क्या है, गलत है, यही फॉल्स है, बाद बाकी ये क्या है, सब ट्रू है। तो वही बोल रहा था कि नो ट्रू, कौन ट्रू नहीं है, तो बेचारा यही क्या है, नो ट्रू है। दैट मीन्स 3 का करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर ये कहता है द nth टर्म दैट मीन्स an, ठीक है, इसको an भी लिखते हैं, tn भी लिखते हैं। nth टर्म ऑफ ap जितना मतलब दिया हुआ है कि an का जो वैल्यू है आपका गिवन है 7n-4, ये गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कहता है कि देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपीज, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या बताओ। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग जानते हैं से a1 फर्स्ट टर्म a2 है, सेकंड टर्म क्या है a2, थर्ड टर्म a3 है और फोर्थ टर्म क्या है a4। ऐसी प्रकार से कोई टर्म है जो कि एपी के जो है सीक्वेंस में है। तो हम बात करते हैं डी का जो वैल्यू निकालते हैं, सबका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम, a2 - a1 = a3 - 2 सब होता है। तो यहाँ पर जो है कोई भी निकाल लेंगे, नेक्स्ट टर्म में जस्ट उसके पहले वाला टर्म को माइनस कर देंगे, डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो a2 माइनस क्या निकाल देंगे, a1, या फिर a3 - a2 निकाल दो, या फिर a4 - a3 निकाल दो। आगे वाला टर्म में पीछे वाला टर्म को माइनस कर देंगे तो हमको डी का वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि ये जो है ये एपी में गिवन है, एपी में ऑलरेडी ये है। तो चलिए अब a2 में a1 को माइनस कर देंगे, कहानी खत्म। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि a1 और a2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। a1 और a2 निकालने का अच्छा तरीका हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ पर आप लिख दीजिए a1 चाहिए ना, n के जगह 1। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या डालेंगे, 1। तो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म है, तो कुछ नहीं तो क्या डालेंगे, 1 माइनस कितना हो गया, 4। तो 7 × 1 7 होता है, 7 में 4 माइनस होगा, क्या हो गया, 3। यानी कि a1 का जो वैल्यू है वो आपको निकल गया क्या, 3। उसी प्रकार से a2 का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, a2 का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा, a2 का वैल्यू क्या होगा, a2 के n के जगह में 2 = हो जाएगा 7 × 2 - 4। 7 2 जा कितना होता है, 14। 14 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 14 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा आपका 10 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम बात करते हैं, ये क्या कह रहा था, ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन, डी का वैल्यू क्या, a2 - a1, दैट मीन्स a2 का वैल्यू अभी अब बताया आप लोग कि a2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो अभी आप लोग बताएं कि a2 का जो वैल्यू होगा सर वो क्या होगा, वो होगा आपका a2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखें कि a2 का वैल्यू 10 है,
माइनस ए वन का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो 10 में 3 माइनस होगा क्या हो गया 7, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो है एपी में जब है तो इसका जो है क्या होगा 7 हो जाएगा, क्या होगा कॉमन डिफरेंस। यानी एन का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में A1 और A2 का वैल्यू निकाल देंगे, डी का वैल्यू निकल जाएगा। डी का फार्मूला वही मैंने बताया, यही होता है। इसमें कोई भी टर्म में आगे वाला टर्म को पीछे वाला टर्म में, मतलब ये आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका जो हो गया ए, यानी कि 4 का जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 7। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है द रेडियस ऑफ ए बेस, रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन है, इसका जो है रेडियस दिया हुआ है, और एंड द रेडियस ऑफ द रेडियस, फिर बात चल रहा है किसका रेडियस ऑफ द स्फीयर आर इच 5 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हैं, एक है कोन और दूसरा क्या है स्फीयर। ये मेरा आपका कोन है और ये आपका जो क्या है स्फीयर है। दोनों का दिया हुआ है रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, और वो क्या है आपका दिया हुआ है गिवन है कि इसका भी रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है सेम है, और दोनों का रेडियस कितना है तो वो भी गिवन है कि दोनों का रेडियस जो है कहता है कि 5 सेंटीमीटर है। चलिए भैया इसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर और ये भी लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। कहता है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, देखिए क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये गिवन है। तो पूछता है हाइट बताइए। चलिए हम लोग वही काम करते हैं। तो पहले जो है यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लोग काम करेंगे, दोनों चीज़ दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है। क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, दिया हुआ है क्या वॉल्यूम ऑफ कोन जो है इक्वल है किसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है 1/3, ठीक है, पाई r स्क्वायर h इतना होता है। चलिए अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है, आप लोग को पता है। चलिए 3 कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, r स्क्वायर ये भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। चलिए h, अब देखिए h का जो वैल्यू होगा वो 4, अच्छा r का वैल्यू दोनों में कितना है 5, तो r यहाँ पर 4 इंटू क्या हो जाएगा 5, दैट मीन्स क्या हो गया 20। अब ये चीज़ें जो है किसमें था सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर। हम लोग को देखना ये है कि 20 सेंटीमीटर आंसर कहाँ दिया हुआ है, तो इसमें है। इसका मतलब जो है 5 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मेरे प्यारे बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स ये कहता है इफ tan थीटा इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, कह रहा है कि बताइए कि tan थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो आप जो है इसका वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका 2-3 तरीका है। पहला यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू होता है p/b होता है, यहाँ से h निकाल लीजिए, p/b/h तीनों मिल जाएगा। तो sin थीटा की जगह क्या होता है p/h होता है, cos थीटा का होता है b/h, वहाँ पर रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका और भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा मेरे स्टूडेंट्स कि ये जो है क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो क्वेश्चन है आपको पहले लिख देते हैं 4 sin थीटा प्लस क्या है कोस थीटा बाय है 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा। आपको इजी तरीका बताते हैं, इसको 10 बनाना है। tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए हम इसको 10 बनाना चाहते हैं। क्या करें कि ये 10 बन जाएगा, तो सिंपल सा बात कि पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम यदि साइन से डिवाइड करते हैं, साइन से ये वाला टर्म को भी और इसको भी साइन से हम डिवाइड कर दें, सॉरी साइन से नहीं, किससे करना होगा कोस से, साइन बाय कोस होता है ना, कोस से हम डिवाइड कर देंगे। tan थीटा का आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यदि हम टोटल टर्म को न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी यदि हम कोस थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या ये टर्म मेरा बताइए क्या tan थीटा नहीं आएगा। देखिए सिंपल बताते हैं, से 4 रहने दीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरे स्टूडेंट्स कि इसको साइन थीटा को किससे डिवाइड करने की बात अभी चल रहा है कोस थीटा से, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा किससे डिवाइड करेंगे कोस थीटा से ही करना है। पूरे टर्म को रूल ये है किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
फ्रैक्शन का रूल है कि कोई सेम नंबर से, सेम क्वांटिटी से दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 3/4 कोई नंबर है, इसमें कोई खास नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 3/4 ही था, एकदम खास नंबर से ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो, इसमें कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये जो है आपका फ्रैक्शन का रूल है। तो हमने यही किया, अपने हिसाब से हमको जरूरत पड़ गई tan थीटा का, तो tan थीटा बनाने के लिए cos थीटा से ऊपर को भी मतलब डिवाइड कर रहे हैं और नीचे वाला भी टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो यदि इसको sin थीटा को cos थीटा से करेंगे तो ये बेचारा बन जाएगा tan थीटा बनेगा। उसी प्रकार से इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 हो जाएगा, साइन को कोस से डिवाइड कर रहे हैं, कोस से कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, माइनस इसको हम कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 1। तो देखिए अब ऑलरेडी आपको पता है दिया हुआ tan थीटा का वैल्यू क्या 5/4, जहाँ जहाँ tan थीटा है क्या लिख देंगे 5/4, तो हो गया 4 इंटू क्या हो गया 5/2 लिख दिए, ठीक है, +1। उसी प्रकार से 4 इंटू क्या होगा ये 5/2 -1, चलिए काटिए इसको, ये 2 2 जा 5 2 जा 10, 10 + 1 कितना होता है 11 होता है, फिर 10 - 1 कितना होता है 9, दैट मीन्स 11/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो है इसका 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा 11/9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7। यहाँ क्वेश्चन ये कहता है कि आपका गिवन है TPQ, यहाँ पे गिवन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि दिया हुआ है कि TPQ यानी कि ये दिया हुआ है एंगल TPQ का जो वैल्यू है आपका 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा आपका 110 डिग्री है TPQ। उसके बाद और भी दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ POQ, ये जो है इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं इसका वैल्यू आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं ये इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये जो पूछ रहा है कि बताइए POQ का क्या होगा, कहता है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ए टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P पॉइंट पे जो है टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, किया गया है, जो कि ये है T है, ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट O, और इसका सेंटर क्या है O है। आपको मैं बता दूं, कहता है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 110 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है ये बताइए, यानी कि टू फाइंड क्या पता करना है कि बताइए कि ये जो है एंगल क्या POQ का वैल्यू क्या होगा। मैं आपको बता दूं सिंपल सा बात, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। हम लोग जानते हैं कोई सर्कल है, उस सर्कल में जो रेडियस होता है उस टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस जो होता है टेंजेंट पर क्या होता है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल प्रोड्यूस करता है, बनाता है, फॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये जो है ये कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। अब आप लोग बताइए ये पूरा आपका है, पूरा कितना है 110 डिग्री है, 110 है, और ये आपका 90 है, पूरा 110 है, इसमें ये आपका 90 है, बताइए कितना हो गया। तो 110 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री होगा। चलिए ये 20 डिग्री होगा। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, कोई जो है ट्राइंगल है, ट्राइंगल जब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो आपको पता है दो साइड इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, या फिर दो एंगल इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट साइड क्या होता है इक्वल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि ये ट्राइंगल है और ये क्या है रेडियस है, और रेडियस सर्कल में रेडियस है, और सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं एक ही सेंटर से वो क्या होता है इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पर OP = OQ होगा, चूंकि ये जो है सर्कल का दोनों क्या है रेडियस है। अब दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये इक्वल है तो इसका एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। अब मैं बताया कि ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है, तो आप लोग बताइए कि ये जो एंगल है ये भी 20 होगा कि नहीं। जब ये ट्राइंगल के लिए ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो ये क्या हो गया 20 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग यूज करेंगे क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम
प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या, ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पर ये तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया, ये आपका क्या है 20 डिग्री है। फिर क्या है, ये क्या निकालना है, निकालना है यही वाला, ये वाला क्या है, तो मैंने लिख दिया एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस क्या एंगल, मतलब ये 20 डिग्री, तीनों मिला क्या होगा 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल ए पी ओ क्यू का जो वैल्यू होगा 180, ये 20 कितना होता है 40, ये प्लस है उधर जा क्या होगा माइनस में, मिला जुला किसका वैल्यू क्या होगा 140 डिग्री। तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो आपको पूछा जा रहा था कि बताइए ये क्या होगा, तो ये जो होगा आपका पी ओ क्यू, इसका जो वैल्यू होगा आपका 140 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो वही पूछा था, बताइए क्या, बताइए, तो नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि बताइए कि पी ओ क्यू का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो 140 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा सी। आप समझ गए होंगे। चलता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हैविंग जीरोज, उसका दो जीरोज दिया हुआ है, एक जीरो है -√5/2 और ये हो गया √5/2, ये दिया हुआ है, दो है। सपोज करो ये इसका नाम अल्फा है और ये बेचारा का नाम क्या है बीटा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोज दिया हुआ है तो उसका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लिखने का फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पर दो है एक्स के फॉर्म में है तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स अप इन प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनने के लिए उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। अब हम लोग बात करते हैं आखिर क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ करना नहीं है, एक्स के फॉर्म में था इसीलिए एक्स के फॉर्म में हम लिख दिए। यदि वाई के फॉर्म में आपका दिया रहता पोलिनोमियल तो वाई के फॉर्म में लिखते, क्योंकि सबका आंसर यही है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ अल्फा और बीटा है उसका वैल्यू रख दीजिए। तो चलिए करते हैं क्या, तो यहाँ पर करेंगे कि सबसे पहले हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा अल्फा का वैल्यू क्या है -√5/2, ठीक है, प्लस क्या होगा √5 अपॉन क्या 2 है ना इंटू एक्स प्लस क्या हो गया -√5/2 इंटू क्या होगा √5/2, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब दो चीज़ें सेम हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, जैसे मान लीजिए 2 है यहाँ पर -2 रहता तो दोनों मिला जुला क्या हो जाता है खत्म हो जाता, ये कैंसिल हो गया। अब ये इसका वैल्यू 0 हो गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना क्या होगा वो 0 ही होगा। इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू 0 हो गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना 0 ही होगा। अब आते हैं इसको, आप देखिए कि मान लीजिए दोनों सेम है, रूट है, जैसे √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, √5 इंटू 5 कितना होता है ये, या फिर बात करेंगे √7/3 है, इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे √7 इंटू 3, दोनों सेम है, दोनों बेचारा रूट में है तो इसका वैल्यू क्या होगा 7/3 होगा, ये आपको पता है। इस प्रकार से यदि दोनों सेम क्वांटिटी है तो इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, लेकिन ये क्या माइनस और प्लस को माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस होगा, तो ये क्या होगा सिंपल सी बात 5/2 हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। अब हमको देखना है कि क्या होगा, तो देखिए यार रूट का तो बात है ही नहीं इसलिए ये नहीं होगा। इसमें चेक करेंगे कि क्या ये होगा, तो यहाँ पर जो है 8 कहता है, ये जो है एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 8, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चूंकि ये जीरोज का बात है इक्वल टू हम जीरो से इसको इक्वेट कर सकते हैं, जीरोज का बात है तो इक्वल टू हम लोग जीरो कर सकते हैं जीरो पता करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 8 से, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 8 है, 8 हम लेके देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि 8 को से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म को, तो 8 क्या हो गया 8 इंटू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल टू 0, चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया 2 4 जा क्या होता है 8, यानी कि 8x स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। अभी इसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम कर रहे थे जब 0 है इसीलिए। अब देखिएगा कि इसका जो वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, अच्छा से देखिए 8x स्क्वायर माइनस 20 क्या है, बिल्कुल ये है, सही हो गया। अब कहिए नहीं सर ये भी हो सकता है, तो चेक कर सकते हैं। हमको मेन जो है पोलिनोमियल हमको मिला क्या है, मिला हुआ
ये मिला हुआ है। इसमें जो है हम चेक करेंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या, तो इसमें जो है 15 रख देते हैं। 15 से जो रख देंगे तो 15 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 15। 15 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। 15 स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। यहाँ पर जो है सिर्फ जो है 15, ठीक है। 15 इंटू 5/2। चलिए ये 15 तो हो गया, लेकिन ये कटता नहीं है, ये कटता नहीं है, यानी इसके इक्वल नहीं है, यानी ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा इसलिए कि ये रूट के फॉर्म में तो है ही नहीं, या फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको मान लीजिए यहाँ पर और भी हो सकता था कि यहाँ पर 4 दिया रहता, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि दोनों जो है सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। या फिर कहीं पर रहता 3, एक्स स्क्वायर के आगे 3 रहता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। या फिर 7 रहता, एक्स स्क्वायर के आगे क्या रहता 7, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से भी। और यहाँ पर देखिए 8, तो 8 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जिसमें सेटिस्फाइड कर जाता हम कहते ये जो है ये दोनों क्या है जीरोज, इसको क्या करेगा, इसको जो है ऐसा पॉलिनोमियल को तैयार करेगा, फॉर्म करेगा ये, यानी ऐसा पॉलिनोमियल बनाएगा। तो वही कहता है कि बताइए इसमें से जो है कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, ये दोनों जीरो को लेके, तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बनने वाला है। यानी कि 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मीडियन क्लास का जब भी बात आए तो स्टूडेंट्स का क्या करना है, आपको जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। चलिए हम लोग पहले निकालते हैं, जगह नहीं है इसी पे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रॉ हम करते हैं, इस लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को जो ऐड करके क्या लिखना है, कम्युलेट करके लिखना है। तो ये गया 5 और 9 कितना होता है 14 होता है। 14 और जो है 5 9 14 और 15 कितना होता है, वो 5 4 हो गया 9 और ये 1 1 2 हो गया 29। ये क्या हो गया 10 क्या होगा 39 हो गया। 39 और 6 कितना हो गया 45 है। ऑलरेडी इसका यहाँ पर दिया भी है कि सबको जो ऑब्जर्वेशन टोटल है आपका 45 है। बिल्कुल मेरा आंसर भी सही आ रहा है। अब हमको फाइंड आउट करना है n/2। इसको हम लोग जो बोलते हैं क्या, सबको ऐड करके हम लिख रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं n। क्या बोलते हैं n। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि n/2 क्या है, ठीक है। n/2 निकालेंगे, तो ये n/2 पहले हम लोग निकालते हैं। तो n मेरे क्या है 45/2, तो 45/2 दैट मीन्स को कीजिएगा डिवाइड, को क्या होगा 22.5 होगा। आप देखना है द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन क्या n/2, मतलब ऐसा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें को जाना है जहां पर इससे जस्ट बड़ा हो। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, और n/2 तो यही है मेरा, n/2 से जस्ट बड़ा, यानी 22.5 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है 22.5 से जस्ट बड़ा। देखिए ये जो है ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये है जस्ट बड़ा है, ठीक है। तो ये जो होगा ये इसका क्या होगा, ये जो है आपका बना देगा मीडियन क्लास। क्या बना देगा मीडियन क्लास, यानी कि द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 आपका क्या बना देगा, तो ले आएगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो है मीडियन क्लास कौन होगा, तो जस्ट इससे बड़ा जो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो है क्या कहलाएगा, तो ये आपका जो क्लास होगा वो क्लास कहलाएगा मीडियन क्लास। ये कहलाएगा मीडियन क्लास। जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए क्लास में आप चल जाइए, ये आपका कहलाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, अब इसमें दो चीज़ें आपको नजर आ रही है मीडियन क्लास में, एक होता है लोअर लिमिट और दूसरा होता है अपर लिमिट। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए मीडियन क्लास का आपको पता चल गया, तो बताओ कि इसमें जो है अपर लिमिट कौन है, तो ये दोनों में ये क्या है मेरा लोअर लिमिट है, ये क्या है मेरा अपर लिमिट है। तो जब मीडियन क्लास पता चल गया तो मीडियन क्लास के जो लोअर होते हैं उसको कहते हैं लोअर लिमिट कहते हैं, और वही मीडियन क्लास में जो अपर होते हैं उसको कहते हैं अपर लिमिट कहते हैं। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से इस पूरा मीडियन में मीडियन क्लास पता चल गया। और मीडियन क्लास का जो पूछा जा रहा है कि बताओ अपर लिमिट कौन है, तो अपर लिमिट मेरा क्या है, तो ये मेरा 30 है। 30 है मेरा अपर लिमिट। तो आप समझ गए होंगे, यानी 30 जो है 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड्स। कहता है दो कोड है, एक है ए बी और दूसरा क्या है सी डी। ए बी और सी डी दो कोड है, क्या है ऑफ ए सर्कल, सर्कल का दो कोड है, और ओ यहाँ पर क्या है पॉइंट है जो कि एक दूसरे को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है ए बी और सी डी को। कहता है इफ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 80 डिग्री, ये जो आप देख रहे हैं इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 80 डिग्री, ये दिया आपका है 80 डिग्री। एंड ओ इक्वल टू ओ डी, कहता है ये ओ ए और ए डी, ओ ए और ओ डी दोनों क्या है इक्वल है, इक्वल है। देन ठीक है ओ डी ए, ओ डी ए ये ट्राइंगल और ये ओ डी ए और ओ बी सी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कहता है इसमें क्या रिलेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता दूं कोड इंटरसेक्शन थ्योरम आप सुने होंगे। कोड इंटरसेक्शन थ्योरम ये बताता है व्हेन टू कोड्स इनसाइड अ सर्कल, जब दो कोड सर्कल के अंदर हो तो क्या होता है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब वो कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो द प्रोडक्ट ऑफ लाइन सेगमेंट है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। कहने का मतलब है कि ये जो है ए बी और सी डी दो कोड है और सर्कल के अंदर है और इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जो सेगमेंट होंगे उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। कहने का मतलब है ये क्या होगा कि ओ ए इक्वल टू ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी इंटू ओ डी, ओ सी इंटू हो जाएगा ओ डी। आप समझ गए होंगे। अब क्या है यहाँ पे, अब आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है कि ओ ए और ओ डी आपस में क्या है इक्वल है। तो ये जो इक्वल है, इक्वल चीज़ें दोनों साइड होती है तो ये कट जाएगा, मिला जुला के बच जाएगा क्या ओ बी इक्वल टू क्या हो गया ओ सी। अब हमको मिल गया कि ये भी आपस में ओ बी और ओ सी भी आपस में क्या है इक्वल है, इक्वल है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए मान लीजिए ये 2 है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, दोनों है इक्वल तो लिख सकते हैं। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। अब दोनों के रेशियो की बात करेंगे तो इस ट्राइंगल में ये और ये ट्राइंगल लेंगे तो 2 हो गया, ये सपोज करो 5 हो गया, तो ये दोनों 2/5 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बताइए यदि दोनों ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो इसका रेशियो जो होगा दोनों ट्राइंगल का वो भी क्या होगा इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे ओ ए अपॉन आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा ओ बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा ओ क्या है ओ डी अपॉन मिल जाएगा ओ सी। आप ट्राइंगल में ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। दो ट्राइंगल जब है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो ऐसी स्थिति में दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब बताइए ये 80 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री ये होगा। चूंकि आपको पता है जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हर समय इक्वल होता है। कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 80 डिग्री है तो बताइए ये भी 80 डिग्री होगा ना, ये भी 80 डिग्री होगा, ये भी 80 डिग्री होगा। अब देखिए दिस अपॉन दिस हमको मिल गया, दिस अपॉन दिस मिल गया और ये क्या हो गया एंगल भी इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड है ना, सिमिलरिटी रूल या सिमिलर कैरेक्टेरियन से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो गया, कहानी खत्म है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया। ए से एस सिमिलरिटी रूल या सिमिलर कैरेक्टेरियन से। अब दोस्तों अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये ट्राइंगल जब ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को भी गौर कीजिए, यहां पर भी जब मेरा ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव हो गया इसका मतलब ये ट्राइंगल भी क्या है आइसोसेलेस है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में भी दो साइड इक्वल है, इसका मतलब ये भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है। ये अभी देखे दोनों सिमिलर था लेकिन दोनों आपस में क्या है आइसोसेलेस भी है। इसका मतलब ये है आइसोसेलेस के साथ क्या है सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल का जो रिलेशन है वो क्या है आइसोसेलेस के साथ जो है आपका सिमिलर है। तो कहने का मतलब ये है 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें पहले ए बी सी पता कर लीजिए, ए क्या होगा बी क्या होगा और सी क्या होगा।
चलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाता है ए, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। बी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। और सी का क्या जो है कांस्टेंट टर्म क्या है, -1। तो यहाँ से हम लोग डी निकालते हैं। डी का फार्मूला होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए बी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है -1। चलिए कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा 1 माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा प्लस, क्या होगा ये 4 इक्वल टू क्या हो गया 5। अब 5 हो गया तो आपको पता होना चाहिए, जब 5 ये पॉजिटिव आ गया जो कि डी से क्या हो गया, डी का जो वैल्यू है क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। डी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा हो गया। आपने देखा कि ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब 0 से बड़ा है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब उसके जो होंगे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर एक बात यह है कि रियल होगा कि क्या होगा, तो इसके लिए है कि सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है तो रियल होगा। और रियल में 2 चीज़ आता है, रियल में आप पढ़ चुके हैं, रियल नंबर में 2 चीज़ आता है, एक होता है रेशनल और दूसरा होता है आपका इरेशनल। इरेशनल होता है इरेशनल। अब देखिए रेशनल कब होगा और इरेशनल कब होगा। यदि ये जो वैल्यू है डी का वैल्यू क्या आ जाए, डी का वैल्यू आपने देखा कि यहाँ पर 2 चीज़ें निकल रही सामने कि जब भी 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो वैसी स्थिति में रियल होगा, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब जो होगा रूट्स जो आएंगे वो आपके अलग अलग आएंगे, 2 रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। डी से पता चल सकता है, ये पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से, नेचर ये पता चलता है कि रूट्स कैसे होंगे। तो ये यदि ये पॉजिटिव आ गया 0 से बड़ा आ गया तो अलग अलग रूट होंगे और रियल होंगे। अब रियल में 2 बातें आ रही है, रियल में 2 बातें क्या आ रही है, चाहे तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इसको आप कैसे जानिएगा कि रेशनल और इरेशनल होगा, यदि ये जो वैल्यू है डी का वैल्यू यदि वो क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है, जैसे देखिए 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, क्या 16 हो गया, 25 हो गया, ये सब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ये होल नंबर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर आएगा। तो मिला जुला के इसको हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। यदि इसका वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब जो होगा वो होगा रेशनल। और डी का वैल्यू भले ही 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आए तो ये हो जाएगा इरेशनल। अब बताइए डी का जो वैल्यू है ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, रियल तो होगा लेकिन रियल का कौन सा पार्ट होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। तो ये डीप क्वेश्चन था, अंदर वाली चीजें था, तो ये क्या होगा, इरेशनल। क्योंकि डी का वैल्यू क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ गया, इसलिए क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल और कहीं पर है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या इसका मैं बताया 0 से यदि बड़ा होगा, 0 से बड़ा कोई नंबर होता है डी का वैल्यू, तो समझ लेना उसका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो मिला जुला के 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ये आपका नेचर पता चलता है क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होगा वो इस प्रकार से होगा, इरेशनल होगा और साथ ही साथ आपका डिस्टिंक्ट होगा। तो ये बन गया 11 का जो करेक्ट आंसर ए है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। नंबर 12 कहता है कि थीटा के वैल्यू दिया है 30 डिग्री, तो बताइए कि ये इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए भैया लिखते हैं सॉल्यूशन में लिख ही देते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं, डायरेक्ट तो सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन दिया है 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा, तो 3 पहले लिख दीजिए, tan थीटा यहाँ पर 10 लिख दीजिए 10, और उसके बाद थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री। अब बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है 1/√3, मिला जुला किसका वैल्यू होगा 3/√3। तो ये हो गया आंसर, ये सिंपल वे में दिया था, ये हो गया आंसर। यदि ये नहीं दिया रहता तो हम लोग को ऐसा भी हो सकता था, इसको √3 और ये हो जाता 3√3/3 भी दिया रखता, तो ऐसी स्थिति में रैशनलाइज करते और आंसर लाते। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन घुमाया नहीं था, इसलिए जो है 3√3 है आ गया और 3√3 आपका आंसर भी है। दैट मींस 12 का जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन ये कहता है कि बता रहा है कि बताइए
कि द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर क्यों है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज, कहता है ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना है, तो बताइए कि इसी सॉलिड हेमिस्फीयर का जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो है वॉल्यूम दिया हुआ है ना, इसका फार्मूला पहले लिख दीजिए, यहाँ से हमको रेडियस निकल जाएगा। एक तरफ फार्मूला, दूसरा तरफ क्या होगा, वैल्यू। तो चलिए ये जो दिया हुआ है, क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ आ सॉलिड क्या, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 396/7, ठीक है, इतना है। अब क्या करेंगे हम लोग, करेंगे ये कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है वो होता है आपका, क्या होता है जी, सॉलिड स्फीयर नहीं है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर है, ये लिखाएगा हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r3, आपको पता है ये होता है 396 अपॉन क्या होगा 7। चलिए अब इसका वैल्यू लिख देते हैं, लिखते हैं ये कि ये जब कुछ नहीं, पाई का वैल्यू जब नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या लेना है, तो 22/7 लेना है। चलिए भैया क्या लेना है, आर क्यू लिख दीजिए इक्वल टू 396/7। आप देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म लेफ्ट में भी हो राइट में भी हो, बीच में प्लस माइनस ना हो तो ऊपर ऊपर कटेगा और नीचे नीचे कटेगा। चलिए हम लोग काटने का टेक्निक समझते हैं। चलिए 7 चल गया। अब देखिए यहाँ पे 6 और 3 9 होता है, 9 में 9 माइनस करेंगे क्या होगा, 0। दैट मीन्स ये 11 से कटेगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66। अब देखिए और भी कटेगा, ये जो है 2 से क्या कट जाएगा, 2 क्या होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो मिला जुला के ये क्या होगा, 11 2 जा होगा 22। अब देखिए 2 से 2 9 जा कितना होता है 18। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है वैल्यू आ गया आर क्यू अपॉन क्या हो गया 3 इक्वल टू r³ अपॉन 3 इक्वल टू हो गया 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, r³ इक्वल टू 27। क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 3 का पावर क्यू कैंसिल, r का वैल्यू क्या हो गया 3, यानी रेडियस निकल गया, क्या निकल गया 3। ये मेरा था सेंटीमीटर क्यू में, तो ये बेचारा क्या निकल जाएगा, सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि पूछ रहा है कि बताओ एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा। तो एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा, आप जानते हैं कि इसका सॉलिड हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा 3 पाई r² होता है कि नहीं होता है। तो 3 पाई का वैल्यू कुछ नहीं तो क्या होगा 22/7 इंटू r³ क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू क्या होगा 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा क्या होता है 27, 3 जा होता है 81। 81 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना से 22 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना होता है 16, 162। तो ये हो गया 2, ये क्या होगा 8 और ये क्या हो गया 7 और क्या हो गया ये 1। डियर स्टूडेंट्स 3 पाई स्क्वायर ये फार्मूला सही है। देखिए एक 3 हम ज़्यादा लिख दिए हैं, 3 को हटा दीजिए यहाँ पे। तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो 27 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 22 से। तो 27 इंटू 22 ये क्या हो गया 54 और ये क्या हो गया 54। दैट मीन्स आपका हो जाएगा 495 यानी कि 594 हो जाएगा। 594 अपुर क्या हो जाएगा 7। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है कि इसका इस क्वेश्चन का तो 594/7 यानी 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे जब भी कोई चीज़ दिया रहेगा तो एक तरफ फार्मूला दूसरा तरफ वैल्यू, एक तरफ फार्मूला और दूसरा तरफ वैल्यू रख दिए तो यहाँ पर आर का वैल्यू निकल गया और यहाँ पर जो आगे है वो जो भी आपका मिल जाता है यूनिट यानी आर मिल गया, आर का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। इस पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें ये मेरा वैल्यू निकल गया। ये क्वेश्चन था 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
कहता है द इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है आपका 24 है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 24 है, ठीक है। उसमें से क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि ये जो है 4 आर ब्लू, जो नंबर ऑफ इवेंट है कौन सा, ब्लू बॉल के लिए, ब्लू बॉल कितना है तो आपका 4 है। 11 आर ग्रीन, अब बताइए नंबर ऑफ इवेंट कौन सा बॉल, ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, ठीक है। ये सैंपल स्पेस टोटल, ठीक है। ये क्या है ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कितना है आपका 11 जो है आपका ग्रीन बॉल है, ठीक है। एंड द रेस्ट आर वाइट, और जितना बच गया वो क्या है वाइट, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, रेड बॉल का क्या है जी वाइट, वाइट है, तो नंबर ऑफ इवेंट वाइट बॉल कितना है आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टोटल 24 है, 24 में 4 आपका ब्लू है, 11 कितना है ग्रीन है, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा वाइट, तो 11 और 4 कितना होता है 15, तो 15 है और 15 24 टोटल है, 24 में 15 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, क्या हो जाएगा 9 बॉल बच गया, आपको पता चल गया। अब पूछ रहा है बताइए कि प्रोबेबिलिटी दैट डाउन बॉल इज वाइट, तो बताओ वाइट बॉल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसी का पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू कौन सा बॉल, वाइट बॉल, वाइट बॉल के लिए क्या होगा नंबर ऑफ इवेंट जिसका पूछ रहा है उसी का, ठीक है, बाय क्या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कि यानी कि वाइट बॉल होगा कितना होगा, तो वाइट बॉल होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो वाइट बॉल है कितना उसको पहले लिख दीजिए कितना 9, और टोटल बॉल कितना है, तो टोटल बॉल है आपका कितना 24, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो है इसका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/24, 9/24 आंसर नहीं है। अब हमको करना होगा, इसको काटना होगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3/8 किस में है, तो 3/8 जो है मेरे प्यारे बच्चों को ये जो है बी नंबर में है, यानी कि 14 का जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा 3/8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन ये कह रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये जो है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस मतलब कि जो जब भी बात किया जाए एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का बात करेंगे तो वाई क्या होगा 0 होगा, वाई एक्सिस का बात किया जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा 0, तो एक्स एक्सिस की बात है इसमें तो वाई इक्वल टू क्या होगा 0, हर जगह क्या होना चाहिए वाई 0। चलिए ये सब है, मतलब कहता है कि बताइए कि -4 -5 एक कोई पॉइंट है, चलिए -4 -5 इसका मतलब एक्स एक्सिस में इतना और वाई एक्सिस में इतना, तो एक्स में -4 और वाई में -5, इस पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट के लिए कहता है कि इसका जो है सबसे नियरेस्ट सबसे सामने कौन होगा। एक्स में बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, देखिए वाई जहाँ 0 होगा वो आपका क्या कहलाएगा एक्स एक्सिस, तो ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, क्योंकि वाई सबका क्या है 0 है, वाई सबका 0 है, और ये तो बिल्कुल ओरिजिन में ही है, लेकिन ये भी क्या एक्स एक्सिस में ही है। अब बात चल रहा है कि बताइए सबसे सामने कौन होगा इस सारे पॉइंट में, तो देखिए यहाँ पर है -4 और -5, सबसे यदि सामने बात करेंगे तो ये तो 0 है, 0 एक्सिस की बात है तो 0 है, तो 0 तो सब में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे सामने कौन है, तो ये -4 है, तो -4 ये भी है, यानी जहाँ पर ये है वहीं पर है, यानी कहने का मतलब है सबसे नज़दीक होगा जो ये खुद होगा, तो खुद क्या है -4 है, इसका मतलब है सबसे सामने ये है। फिर पूछा था इससे और कौन सामने होगा, तो ये हो जाता, इससे और कौन सामने होता तो ये होता, देखिए देख के बताइए ये है, यानी कि जो है एक्स एक्सिस का बात है तो यहाँ पर जो है एक्स में ये तो 0 हो जाएगा, -4 है तो वो सामने होगा। अब इसके सामने जो रहेगा एक्स वाला में वही आगे जो है सामने होगा, तो -4 सबसे सामने है, फिर -5 उसके बाद सामने है, तो सबसे सामने क्या है वो है, तो ये जो है पॉइंट का नाम है, ने लिख दिया, एक पॉइंट क्या है 0 0, ये ओरिजिन हो गया, -4 0 ये हो गया, ये -5 0 ये हो गया, ये जो है इसका नाम होगा √41, और ये क्या होगा 0, ये तो सबसे दूर है। अब कहिएगा √41 के जान गए, 41 को जो है आप निकालिएगा तो 6 पॉइंट समथिंग निकलेगा, जो कि यहाँ पर है 6 और 7 के बीच होगा, जो कि सबसे दूर में होगा, सबसे नज़दीक जो होगा आपका यही पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, तो इस प्रकार से हम फिगर बता दिए, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब वाई एक्सिस कहेगा एक्स एक्सिस की बात है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसमें देखना है कि यही कहीं -4 है क्या, तो -4 है कि तो सबसे नज़दीक वही होगा, और
और इसके नज़दीक जो होगा -4 -3 -5, तो ये क्या होगा, उसका नज़दीक होगा। देखना इसके नज़दीक कौन है, तो इसके नज़दीक में डायरेक्ट वही क्वेश्चन ही दिया हुआ है, तो -4 सबसे नज़दीक होगा, यानी 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। डेटा का जो है सबसे बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। ये फार्मूला ही है, ये डिफिनेशन है, समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए एक है 1 3 5 7 9, बताइए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5, तो सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में कौन है, 5, तो इसका क्या हो गया, मीडियन। यदि यहाँ पर रहता, जैसे रहता है 2 5 6 8 10 13, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बीच में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में कोई पता नहीं चल रहा है, तो ये दोनों के बीच निकाल देते, वो क्या हो जाता, मीडियन हो जाता। तो मिला जुला के आप लोग जानते हैं कि मीडियन का क्या फार्मूला होता है, ये अलग चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ बात पूछ रहा है कि बताइए मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन डेटा को क्या बोलते हैं, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन, यानी 60 का करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा। तो ये हो गया मीडियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहता है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, कहता है एक्स एक्सिस में पॉइंट है, दैट मीन्स वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस जब भी बात आएगा तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। कहता है दो पॉइंट है, एक का नाम ए है और दूसरा नाम क्या है, बी है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2 -3, ये दिया है 2 और ये -3, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है आपका 5 और 6, ये दिया है 5 और दूसरा है 6। कहता है इसको डिवाइड करता है, ठीक है, इसको डिवाइड किया जाता है एक पॉइंट से, ठीक है। ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, सॉरी एक पॉइंट है, ये लाइन का बात नहीं चल रहा है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। कितना, तो 1:2, यानी कि इधर 1 है तो इधर क्या है, 2 है, ऐसे है, ये 1 है तो इधर 2 है, तो मिला जुला के यहाँ पर 1 हो गया और इधर क्या हो गया, 2, ये हो गया M1 और ये क्या हो गया, M2 हो गया। M2 इक्वल टू इतना, M1 इक्वल टू इतना, M2, इसको बोलते हैं X1 Y1 लिखेंगे और इसको लिखेंगे X2 और Y2। ये हो गया A और B। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट कहा कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिसको मान लो कि कोई पॉइंट नाम नहीं दिया है, उस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट, ठीक है, नाम नहीं दिया हुआ ना। ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में है, सपोज करो P एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है मतलब एक होगा एक्स और दूसरा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर कहता है बताओ, क्या बताओ कि उस पॉइंट का नाम क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑलरेडी 0 1 पता चल गया, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, किसको हमको फाइंड आउट करना है, एक्स को। तो एक्स का जो फार्मूला होगा, एक्स का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2। मैं आपको बता दूं ये हो गया x का, यहीं पर रहता y का, तो y का रहता मेरे प्यारे, तो y का जो वैल्यू हो जाता, तो यहाँ पर x2 की जगह y2 हो जाता और x1 के जगह में y1 हो जाता। चलिए हम लोग अब बनाते हैं आगे। तो M1 का वैल्यू आप देखिए कितना है, 1, x2 का वैल्यू क्या है, वहाँ पर चल जाइए, क्या है, 5, ठीक है, वो हो गया, प्लस M2 का वैल्यू क्या है, 2, x1 का वैल्यू क्या है, तो x1 का वैल्यू है आपका 2, ठीक है। M1 प्लस M2 क्या, ये 1 प्लस 2 मिला जुला हो गया 5, प्लस क्या हो गया, 5 2 2 जा 4, बाय के उतना हो गया 3, इक्वल टू हो जाएगा 9/3 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो जाएगा, यानी कि एक्स की जगह 3 हो जाएगा और वाई की जगह तो 0 है ही, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिला जुला का आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट कि ये जो कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, 3 और 0, मतलब ए और बी कोई पॉइंट है, इसको इंटरसेक्ट किया जाता है, काटा जाता है कोई पॉइंट से, उसका रेशियो कहता है कि लेफ्ट में 1 है और राइट में 2 है। तो बताओ कि इस पॉइंट का नाम क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा आपका 3 और 0 होगा। 3 0 किसमें है, इसमें है, यानी कि 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स आपको पहले ये कार्ड के विषय में नॉलेज होनी चाहिए कि कार्ड जो होते हैं आपके 52 कार्ड्स होते हैं जो कि खेले जाते हैं। एक जोकर होता है जिसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर जो है आपका 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका हार्ट आप लोग देखे होंगे, दूसरा जो होता है डायमंड होता है जो कि आपका इंट की तरह दिखता है, तीसरा होता है स्फेयर्स होता है
जो कि इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से शायद होता है। कि उसके बाद एक क्लब्स होता है जो कि बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो आप लोग को याद रखिएगा कि ये जो होता है हार्ट, हार्ट जैसे सुने होंगे जय श्री राम बजरंगबली वाला, तो ये हार्ट जो होता है इसका कलर कैसा होता है, रेड। क्या होता है, रेड, ठीक है, इसका कलर रेड होता है। आपको पता है ये जो कलर होता है डायमंड, जिसे हेरा फेरी पिक्चर देखे होंगे, डायमंड के चलते ब्लड आ जाता है, तो इसका भी कलर क्या होता है, रेड होता है। इसका भी रेड और इसका भी क्या होता है, रेड। लेकिन ये जो स्फीयर्स है, भाला लेके रहता है दरबारी में कोई, तो ऐसे ही रहता है ना, तो उसका जो लाइफ है बिल्कुल ब्लैक है। कैसा है ये, ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है दोस्तों। अब देखिए क्लब, क्लब मान लीजिए चिड़िया जो है, बर्ड्स, बर्ड्स लोग पेड़ में रहती है ना, और उसकी लाइफ क्या है, बिल्कुल ब्लैक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो होता है आपका 4 स्वीट्स में डिवाइड होता है, और हर एक स्वीट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, जैसे S 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, किंग और क्वीन, इतने जो है आपके कार्ड्स होते हैं, हर एक स्वीट्स में होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी स्वीट्स है, इसमें जो कार्ड्स है, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, सब में 13 होते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाता है, 52 कार्ड्स होता है। अब 52 कार्ड्स में आपको हम पूछेंगे बताइए रेड कार्ड्स कितने होते हैं, तो सिंपल कर दीजिएगा कि ये सर, ये जो आप दिखा रहे हैं सर, ये बिल्कुल आपका रेड है सर, ये रेड है। चलिए भैया ये रेड है, दोनों रेड है, तो रेड 13 और 13 कितना हुआ, 26। कहेंगे नंबर ऑफ क्या है, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, तो आप कह दीजिएगा सर कि इसमें भी जब 26 है तो इसमें भी 26 होगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है किसके लिए, तो पूछा जा रहा है कि रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड के विषय में पूछा जा रहा है कि बताइए रेड फेस कार्ड कितने हैं। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ये टोटल मेरा कार्ड कितना है, 52 है, ठीक है। अब कह रहा है कि रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड, ये तीनों को बुलाता है फेस कार्ड, ठीक है, जैक, किंग और क्वीन को, क्योंकि इसमें जो होता है फेस बना होता है, जैक में भी और किंग में भी और क्वीन में भी। तो एक में, एक स्वीट्स में 3 जो है आपका फेस कार्ड है, तो दूसरा में भी 3, तीसरा में भी 3, चौथा में भी 3, तो मिला जुला के रेड फेस कार्ड कितना है, फेस कार्ड टोटल कहिएगा तो कितना होगा, 3 3 3 3 12। लेकिन रेड फेस कार्ड का बात किया जाए तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी रेड और यहाँ भी रेड, तो 3 और 3 कितना हुआ, 6, तो 6 बाय क्या होगा, 52। इसको कैलकुलेट कीजिए तो होगा 2 3 जा, ये क्या होगा 26, दैट मीन्स 3 अपॉन क्या होगा 26। ये आप समझ गए होंगे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर क्या 18 का, वो आपका हो जाएगा डी नंबर 3 अपॉन 26। तो दोस्तों इस प्रकार से 18 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 3 अपॉन 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है आपका जो है ये एसर्शन और रीजन से है। 2 स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें एक एसर्शन होता है, दूसरा होता है रीजन। आप कहता ये है इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है। 4 ऑप्शन क्या दिखाई पड़ता है मैं आपको दिखा दूं कि ABCD आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ABCD है। ABCD में क्या क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये देने की बात है कि कहता है कि यदि ऐसा हो, यहाँ पर आपका एसर्शन दिया रहेगा कुछ और रीजन में दिया रहेगा कुछ, उसमें कहेगा दोनों को दोनों सेंटेंस है, दोनों को दोनों क्या है स्टेटमेंट है। अब यदि यहाँ पर दोनों को दोनों सही है, मान लीजिए ये भी सही हुआ ये भी सही हुआ, दोनों को दोनों यदि सही हो जाता है और यदि दोनों को दोनों सही हो जाता है और उसमें से ये जो है इसका रिलेशन इससे है, यानी इसके बिना इसका काम नहीं चल सकता है, तो वैसी स्थिति में कहेंगे ये एसर्शन और रीजन दोनों सही है। एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, है ना, ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये रीजन जो है इसको जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है, ये हो जाएगा ए। बी का कहानी हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहता है यदि दोनों सही है लेकिन ये जो है रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है तो आप बी को जो है टिक लगाइए, बी को करेक्ट कीजिए, ठीक है। तीसरा कहता है मान लीजिए असर्शन जो है सही है, ये जो कह रहा है ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस कहने मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये फॉल्स है, तो हमको टी सी में टिक लगाना है। यदि यहाँ पर ये फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है और यहाँ पर रीजन ट्रू है, तो ऐसी स्थिति में डी को आपको टिक लगाना है। तो इस प्रकार से एमसीक्यू यहाँ पर तैयार की जाती है असर्शन और रीजन को लेकर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का किस प्रकार से उसको हम लोग बात करेंगे।
देखिए, एसीएफ ऑफ टू एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है ना इज ऑलवेज टू, कहता है कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एसीएफ होगा वो 2 होगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 14, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार। जैसे लगातार कहेंगे कि कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, तो 1 2 3 4 ऐसा हो गया। नेचुरल नंबर ऐसे हो गया। होल नंबर बात करेंगे 0 से होगा, तो ये लगातार होगा, ठीक है। मतलब कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। जैसे यहाँ पर कंसेक्यूटिव इवन नंबर का बात आएगा तो देखिए 2 4 6 8 होगा। ओड नंबर का बात आता है 1 3 5 7 ऐसे होता। तो ये कहता है कि दो लगातार जो है इवन नंबर है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो मान लीजिए एक तो 14 हो गया, सपोज करो 16 हो गया, 14 हो गया, दूसरा क्या हो गया 16 हो गया। तो इवन नेचुरल नंबर जो है ये कहता है कि इसका एचसीएफ जो होता है 2 होता है। बिल्कुल सही है, दोनों के एचसीएफ निकाल लीजिए। 14 को हम ब्रेक करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं 1 × 2 × 7, ठीक है। इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। चलिए इतना हो गया। दोनों मिल क्या रहा है 1 और यहाँ 2 मिला जुला के 1 × 2 इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, 2 हो गया। यानी कि ये सही कह रहा है कि जब भी हम बात करेंगे एचसीएफ का 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का, तो उसका एचसीएफ मेरा क्या होगा 2 होगा। एकदम बिल्कुल सही है, यानी ये क्या है करेक्ट है। चलिए भैया ये करेक्ट है। दूसरा, इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, एकदम बिल्कुल सही है। जितने भी इवन नेचुरल नंबर होंगे वो 2 से डिवाइड होते हैं, एकदम डिविजिबल होते हैं, परफेक्टली डिविजिबल होते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ तो हम लोग देखें कि दोनों के दोनों सही है, लेकिन क्या ये जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, तो यहाँ पर नहीं कर रहा है। क्यों? ये कह रहा है दूसरा बात, तो ये कह रहा है दूसरा बात क्या है आपको मैं बता दूं। दूसरा बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये कहता ये है, कहना ये चाह रहा है कि ये जो है इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये जो बात कर रहा है डिविजिबिलिटी के विषय में बात कर रहा है कि ये जो है जितने भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये बात करना चाहता है डिविजिबिलिटी के विषय में, डिवाइड के विषय में बता रहा है आपको। डिविजिबिलिटी के विषय में बताता है, जबकि ये बताता है आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने का रूल को बताता है। एचसीएफ का कुछ रूल का कोई पार्ट को बता रहा है। ये अलग चीज़ कह रहा है, ये एचसीएफ का बात कर रहा है और ये कह रहा है डिविजिबिलिटी के विषय में। दोनों क्या है अलग अलग बात कर रहा है। यानी इसके बिना ऐसा नहीं है कि इसके बिना इसका काम नहीं चल रहा है, सो बात नहीं है। जब ऐसा है इसके बिना इसका काम चल रहा है तो कहेंगे कि रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। हाँ, ये इसी चीज को ये एक्सप्लेन करता है, इसी चीज को ये जो है इसके बिना इसको काम नहीं चलता, ठीक है। मतलब यहां भी वही चीज बात किया जाता है और यही चीज को बढ़ा चढ़ा के यहां पर कहा जाता। तो वैसी स्थिति में ये जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, जबकि ये दूसरा चीज को बता रहा है। ये बताता है डिविजिबिलिटी रूल को बता रहा है, जबकि ये बता रहा है कि ये जो है क्या एचसीएफ का जो निकालने का एक जो पार्ट है उसको बता रहा है। दोनों अलग अलग चीजें बात कर रही है, दोनों सेम चीज बात नहीं कर रही है। यही कारण है कि ये दोनों को दोनों सही है, ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। और जब ऐसा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। यदि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर देता तो हो जाता इसका आंसर ए, और ये जब नहीं कर रहा है तो ये दोनों सही है, लेकिन ये नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब बढ़ते हैं 20। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं यही ऑप्शन को आपको 19 और 20 दोनों के लिए किया गया है। यहाँ पर लिख दिया गया है 19 और 20 के लिए, इसी में चारों में से आपको ऑप्शन चूज करना है। चलिए 20 में भी वही है असर्शन और रीजन से। कहता है 20 में क्या, देखिए, if the radius of the sector of a circle is reduced to its half and angle is double, then the perimeter of the sector remains the same। यहाँ पर जो है दिया हुआ है, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो बोल सकते हैं ये सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल ये है, सर्कल है। कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल का जो सेक्टर है,
सर्कल का सेक्टर, सेक्टर मान लीजिए सेक्टर जो भी है, सेक्टर हम लोग क्या बोलते हैं, एन इनक्लोज फिगर विच इज मेड बाय क्या, टू रेडिया एंड आर्क, ठीक है, एक आर्क और दो रेडिया मिलकर, रेडियस मिल करके एक क्या बनता है, सेक्टर बनता है। चलिए फॉर एग्जांपल आइसक्रीम बन गया, ये बन गया, देखिए यहाँ पर दो रेडियस है, दो रेडियस दोनों सेम है, और ये क्या है मेरा आर्क, इससे मिलके क्या बन गया, सेक्टर बन गया। यानी दो रेडियस और क्या है, एक आर्क से बना हुआ जो एक क्लोज्ड फिगर होगा वो आपका क्या कहलाता है, सेक्टर। तो कह रहा है ये चीज़ कि इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, सबसे पहले इसका जो है हम पहले सेक्टर बना लेते हैं, सेक्टर बना लिए, इसका रेडियस को हम मान लिए आर, ठीक है। अब ये जो नया है, जो नया रेडियस है वो कहता है कि इसका जो रेडियस है उसको क्या किया जाए, हाफ किया जाए, हाफ किया जाए, यानी जितना रेडियस था उतना नहीं, आधा, और रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही उसका सर्कल भी बड़ा होगा। अब सर्कल यहाँ पे सोचो कि छोटा बन जाएगा, ये जैसे रेडियस छोटा रहेगा तो सर्कल भी छोटा होगा, ये हो गया सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये हाफ हो गया, ये आर था। तो अब यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये मेरा हो जाएगा r/2, r/2 हो गया, आधा बन गया। कहता है एंड एंगल इज डबल, और एंगल डबल किया गया है, यहाँ पर हो गया यदि थीटा, ठीक है, तो एंगल जो है यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये जो होगा इसका डबल, तो थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 2 थीटा हो गया। सपोज करिए यहाँ पर 2 थीटा, इसका डबल हो गया, डबल हो गया। तो कहता है देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, कहता है इसका जो पेरीमीटर निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ओ है, ए है, बी है, ठीक है, इसका नाम पी भी इधर दे सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए, है ना, ओ, है ना, ओ आर एस, है ना, टी, टी है। तो यहाँ पर जो कहता है इसका जो पेरीमीटर होगा, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों पेरीमीटर जो मेरा सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम का बात है। तो हम चेक करते हैं, पेरीमीटर का तरीका ये है, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री हम लोग बात करते हैं, तो बाउंड्री मतलब जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, तो इसका पेरीमीटर पहले निकालते हैं। तो यहाँ से लेकर हम लोग स्टार्ट किए ओ बी में, तो ओ बी आए तो क्या हो गया आर। अब यहाँ से लेकर ए बी, ये जो है आपका ए बी है, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, और लेंथ ऑफ आर्क बराबर आपको पता है कि क्या होता है, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बाय क्या होता है 180 डिग्री, आपको पता है इतना होता है, पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। अब फिर ये क्या हो गया, प्लस आर हो गया, मिला जुला के ये होगा आपका 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये हो गया, ये हो गया पहला का, पहला जो बनाए थे उसका मेरा क्या हो गया, तो ये पहला जो फर्स्ट में बनाए थे उसका क्या हो गया, पेरीमीटर। दूसरा कहते हैं ये r/2 है। अब देखिए एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा r/2, r/2, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो होगा क्या होगा, पाई आर थीटा, पाई आर का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा r/2, ठीक है, पाई आर थीटा, थीटा की जगह क्या होगा 2 थीटा, पाई आर थीटा, चूंकि थीटा क्या है इसका डबल है, पाई आर 2 थीटा हो गया, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, चलो भैया 180 डिग्री लिख दिए, प्लस प्लस क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ गए, ये हो गया r/2, r/2। आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग फार्मूला ये जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर दो में चेंज होगा, एक तो रेडियस में और दूसरा एंगल में। तो रेडियस यहाँ पर और एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर रेडियस आधा हो गया है और एंगल 2 गुना हो गया है, तो रेडियस की जगह r/2 हो जाएगा और एंगल की जगह 2 गुना हो जाएगा, यानी कि थीटा की जगह 2 गुना होगा, ये कट गया, ठीक है। तो अब क्या हो जा रहा है, अच्छा r/2 और r/2 को ऐड करेंगे, r/2 और प्लस r/2, तो ये जो होगा वैल्यू 2 हो गया, क्या हो गया r प्लस r, यानी 2r बाय क्या हो गया 2, तो मिला जुला के इसका वैल्यू क्या हो जाएगा r, तो इसका वैल्यू हो गया r प्लस क्या हो गया पाई आर थीटा बाय क्या हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। आप लोग गौर कीजिए अब, और गौर ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू और दूसरा जो ये वैल्यू, क्या दोनों पेरीमीटर है, पहला का और दूसरा का, क्या दोनों सेम है, नहीं है, ये जो है दोनों सेम है पीछे में, लेकिन यहाँ 2r है जबकि क्या है ये r, यानी कि यदि कोई मतलब कोई सर्कल में का जो है सर्कल के लिए रेडियस
मतलब रेडियस को आधा कर दिया जाए और एंगल को दोगुना कर दिया जाए और वो फिगर क्या है, सेक्टर का फिगर है, तो वैसी स्थिति में उसका जो पेरीमीटर होगा वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, सेम नहीं रहेगा। यानी ये जो कह रहा है क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है। तो ये क्या हो गया, आपका एसर्शन गलत हो गया, यानी कि एसर्शन क्या है, फॉल्स हो गया। चलिए आते हैं यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा, मतलब कोई मतलब लेंथ है जिसमें जो है लेंथ ऑफ आर्क क्या एंगल, मान लीजिए ये लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, ये क्या एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि ये लेंथ है, इसको एल है, ये ए है, बी है और ये क्या है, ओ है। तो कहता है कि एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और ये कहाँ बना रहा है एंगल, तो सेंटर बना रहा है, जिसका रेडियस आर है। रेडियस क्या है, यहाँ पे आर है, ये मेरा रेडियस है और ये रेडियस क्या है, आपका आर है, ये मेरा रेडियस है वो जो कि आर है। ठीक है, ये आर है। तो पूछ ये रहा है कि बताइए कि इसका जो होगा क्या लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, बिल्कुल होगा। इसका फार्मूला ही होता है ना, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ये फार्मूला ही है। तो आर की जगह आर ही है, थीटा की जगह थीटा ही है, 180 डिग्री है, तो बिल्कुल ये सही है। मतलब कि ये क्या है कि आपका एसर्शन जो है, एसर्शन ये फॉल्स है, जबकि रीजन क्या है आपका, ट्रू है। रीजन ट्रू है और एसर्शन फॉल्स है। अब देखना है कि इसमें ऐसा आता है, चलिए आपको दिखाते हैं। एसर्शन देखिए, एसर्शन फॉल्स और रीजन, तो एसर्शन फॉल्स, देखिए एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये किस में आ गया, तो आपका आ गया ये क्वेश्चन नंबर जो है 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, हो जाएगा आपका डी। एसर्शन जो क्या था, फॉल्स था, लेकिन रीजन क्या था, ट्रू था। तो इस प्रकार से आज का ये जो है पहला जो पार्ट हम बनाए, दूसरा या तीसरा पार्ट में पूरा कंप्लीट होगा और बहुत ही जल्द हम आपका पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी चीज़ें दी हुई है किसमें, ओसवाल में और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें हुए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि आपने जो है साल भर में क्या मेहनत किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है उसके लिए बेनिफिट देती है दोस्तों, इस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक साथ ही साथ इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बाय बाय।